गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, सब बढ़िया? ओके, और सब बढ़िया हैं तो चलिए बेटा हम चलते हैं आगे। कल मैंने आप लोगों को दो एडजस्टमेंट सिखाए थे। हाँ जी, कल मैंने आप लोगों को दो एडजस्टमेंट सिखाए थे। मैंने आपको बताया था अगर आप ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने शेयर खरीदा है तो आपको उस ईयर के प्रॉफिट के टुकड़े करने पड़ते हैं, जो अपन लोग पीरियोडिकली करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि भैया अगर मान लीजिए आप लोग, हाँ जी इधर, अगर मान लीजिए आप लोगों को प्रॉफिट के साथ में एबनॉर्मल आइटम्स या नॉन रिकरिंग आइटम दे रखे हैं जो रेगुलर पूरे साल भर नहीं होते, बल्कि वो पीरियड मतलब वो किसी पर्टिकुलर डेट पर या टाइम पर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। वो जिस पीरियड के दौरान हुए उसी पीरियड के प्रॉफिट में अपन उसे एडजस्ट करते हैं। ये वाली बात मैंने आप लोगों को सिखाई थी। बच्चों, आज मैं आपके साथ में तीसरा एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा, तो आप लोग मेरे साथ में लिखना शुरू करें। एडजस्टमेंट 3, और इसका हेडिंग डाल दीजिए एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ड्यूज और म्यूचुअल ड्यूज। इंटर कंपनी ड्यूज और म्यूचुअल ड्यूज। हाँ जी, चलिए जी बेटा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुने, जो बात मैं बोल रहा हूं, एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ड्यूज और म्यूचुअल ड्यूज। आपको ध्यान है जब अपन अमलगमेशन के सवाल करते हैं तो परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी के बीच में जितने भी ड्यूज इनके आपस में होते हैं, कहने का मतलब जितने भी इनके आपस में डेटर क्रेडिटर होते हैं, जितने भी बीआर बीपी होते हैं, जितने भी लोन्स होते हैं, अपन उन सबको कैंसिल कर देते हैं। हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि अमलगमेशन के बाद में डेटर भी मेरे पास आ जाएगा, क्रेडिटर भी मेरे पास आ जाएगा, और अगर डेटर और क्रेडिटर दोनों मेरे पास आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उन्हें कैंसिल करना ही करना पड़ेगा, है ना? अब सेम यही चीज जो है वो होती है कंसोलिडेशन के केस में। अगर मान लीजिए मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई, अब मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया था कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी हमेशा सिमिलर बिजनेस में होती है, ठीक है? मान लेते हैं कि जो सब्सिडियरी कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी है वो इंजन बनाती है और जो सब्सिडियरी कंपनी है वो इंजन खरीदती है, ठीक है? या फिर मान लीजिए होल्डिंग कंपनी स्पार्क प्लग बनाती है और जो सब्सिडियरी कंपनी है वो उसी स्पार्क प्लग को खरीदती है। अब होगा क्या कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को स्पार्क प्लग बेचेगी तो होल्डिंग कंपनी की बुक्स में सब्सिडियरी कंपनी दिखाई देगी डेटर के रूप में, और सब्सिडियरी कंपनी की बुक्स में होल्डिंग कंपनी दिखाई देगी क्रेडिटर के रूप में। अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि यहां पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सोचो यार, यहां पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी जल्दी बताओ। हाँ जी, यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी जल्दी बोलो। यहां पर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अपन लोग बनाएंगे तो डेटर भी उसी बैलेंस शीट में आ जाएगा और क्रेडिटर भी उसी बैलेंस शीट में आ जाएगा, बीआर भी उसी बैलेंस शीट में आ जाएगा, बीपी भी उसी बैलेंस शीट में आ जाएगा, लोन गिवन भी उसी बैलेंस शीट में आ जाएगा और लोन टेकन भी उसी बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो आप मुझे जल्दी से बताओ, अगर सब कुछ उसी बैलेंस शीट में आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बैलेंस शीट गलत हो जाएगी, क्योंकि हम खुद ही अपने डेटर और क्रेडिटर नहीं हो सकते। तो आप मुझे बताइए क्या मुझे उन्हें कैंसिल करना होगा? तो आप ध्यान रखिएगा बेटा, अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के आपस में डेटर क्रेडिटर हो, बीआर बीपी हो, लोन हो, तो बेटा आपको ऐसे म्यूचुअल ड्यूज को कैंसिल कर देना है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नेट अमाउंट दिखाना है। क्लियर है बात? लिखो पहली बात, लिखिए बेटा, इफ there are some mutual dues such as debtors, creditors, BR, BP, loans, etc. then, हाँ जी, then, sorry, etc. between holding company
and subsidiary company, then they will have to be cancelled. They will have to be cancelled. They will have to be cancelled for consolidated balance sheet. For consolidated balance sheet and only net amount will be डिस्क्लोज्ड. सिर्फ जो नेट अमाउंट है वो नेट अमाउंट ही आपको डिस्क्लोज करना है. क्लियर है बात? दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल आपको बोलेगा होल्डिंग कंपनी की बुक्स में, मतलब एच लिमिटेड की बुक्स में एस लिमिटेड डेटर है 1 लाख रुपए और एस लिमिटेड की बुक में एच लिमिटेड क्रेडिटर है 90,000 रुपए. इसका मतलब मेरी बुक्स में एस लिमिटेड डेटर है 1 लाख की और एस लिमिटेड की बुक में मैं क्रेडिटर हूं 90,000 का. इसका मतलब यह हुआ कि म्यूचुअल ड्यूज तो हैं लेकिन म्यूचुअल ड्यूज के अमाउंट मैच नहीं हो रहे. अब जरा सुनो, आपको याद है कि आप लोग ने ग्रुप 1 जब पढ़ा था तो आपने ग्रुप 1 में पढ़ा था इंडिपेंडेंट ब्रांच, और तब आपने पढ़ा था कि हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच अकाउंट होता है और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट होता है और उसका बैलेंस मैच करना चाहिए लेकिन कभी कभार करता नहीं है. बताओ क्यों नहीं करता? उसके 2 रीजन थे, कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, और दूसरा मिस्टेक. हाँ कि ना? एरर एंड ओमिशन. तो सिंपल सी बात है, वैसा ही पॉइंट यहां पर है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी दोनों की बुक्स में आपस का जो बैलेंस है वो बैलेंस मैच होना चाहिए. लेकिन अगर वो बैलेंस मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब या तो कोई इन ट्रांजिट आइटम है, मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने जो होल्डिंग कंपनी है उसका पेमेंट भिजवा दिया लेकिन अभी वो पेमेंट रास्ते में है, दैट इज कैश इन ट्रांजिट. होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को माल भेजा है लेकिन सब्सिडियरी कंपनी को अभी तक माल मिला नहीं है, तो गुड्स इन ट्रांजिट. या फिर हो सकता है दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो लेकिन अकाउंटिंग के दौरान गलती रह गई हो. हाँ कि ना? तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भाई एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के बीच में म्यूचुअल ड्यूज हैं और अमाउंट मैच नहीं हो रहा, तो इसके 3 रीजन हो सकते हैं, कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट और मिस्टेक. तो भैया करना कुछ नहीं, मिस्टेक है तो आप उसे ठीक करो. अगर कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट है तो आप उन्हें रिकॉर्ड करो ताकि डिफरेंस दूर हो जाए और डिफरेंस को दूर करके फिर आपको म्यूचुअल ड्यूज को कैंसिल करना है. क्लियर है बात? पक्की बात? लिखो, when there are mutual dues, हाँ जी, when there are mutual dues but the amounts in the books of holding company एंड सब्सिडियरी कंपनी. बेटा मैंने होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी को शॉर्ट में लिखा है एचसी और एससी. होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी आर डिफरेंट, देन दिस कैन बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. और बेटा ऐसा जो है वो इन रीजंस की वजह से होता है. बेटा ऐसा इन रीजंस की वजह से होता है. अब आप मुझे बोलेंगे किन रीजंस की वजह से? बेटा या तो कोई कैश इन ट्रांजिट रहा होगा, ठीक है. अब जैसे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को पेमेंट किया तो होल्डिंग कंपनी ने तो कर दिया सब्सिडियरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन सब्सिडियरी कंपनी के पास अभी तक चेक नहीं पहुंचा तो सब्सिडियरी कंपनी ने बैंक अकाउंट डेबिट टू होल्डिंग कंपनी नहीं किया. तो इधर तो मैंने डेबिट करके पेमेंट दिखा दिया,
उधर सब्सिडियरी ने पेमेंट रिसीव नहीं दिखाया तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस में फर्क आएगा, डेटर क्रेडिटर के बैलेंस में फर्क आएगा। ठीक है। नंबर 2, इसका कारण गुड्स इन ट्रांजिट भी हो सकता है। मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को माल बेचा तो होल्डिंग कंपनी ने कर दिया सब्सिडियरी अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन सब्सिडियरी कंपनी के पास माल पहुंचा नहीं तो सब्सिडियरी कंपनी ने परचेज की एंट्री पास नहीं की, मतलब माल कुल मिलाकर गुड्स इन ट्रांजिट है तो फर्क आएगा। और तीसरा, एरर एंड ओमिशन, किसी भी प्रकार की एरर या ओमिशन हो गई है तो, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर कैश इन ट्रांजिट या गुड्स इन ट्रांजिट है, ठीक है, तो सिंपल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। बेटा आप लोग को मालूम है ना, कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट को हमेशा वो रिकॉर्ड करता है जिसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि वो उसी की एसेट है। अगर कैश मेरी तरफ आ रहा है तो अल्टीमेटली एसेट किसकी है? मेरी, तो मैं ही रिकॉर्ड करूंगा। और अगर मैंने इन्हें रिकॉर्ड कर लिया तो डिफरेंस दूर हो जाएगा। अगर कोई एरर या ओमिशन है तो आप रेक्टिफाई कर दो, रेक्टिफाई द एरर। अगर ये डिफरेंस किसी एरर की वजह से आ रहा है तो आप डिफरेंस को, एरर को ठीक कर दो, और आप एरर को ठीक करोगे तो डिफरेंस दूर हो जाएगा। और जब डिफरेंस दूर हो जाएगा, जब डेटर क्रेडिटर का अमाउंट बराबर हो जाएगा तब कैंसिल कर देंगे, बात खत्म। क्लियर है बात? हां जी। नंबर 3, अब बेटा आपको यहां पे तीसरी जो बात है वो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुन रहे बेटा? ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये भयानक समस्या है। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि दिस इज नॉट अ सिंपल प्रॉब्लम, दिस इज डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसलिए सुनो। दोस्त, आपको याद है जब अमलगमेशन होता था तो हम लोग अपने स्टॉक में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हटाते हैं। पढ़ा ना अपन ने कि जब अमलगमेशन होता है तो दोनों कंपनियां मिलकर एक हो जाती हैं, और दोनों कंपनियां मिलकर एक हो जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, उस कंडीशन में दोनों कंपनियां मिलकर अगर एक हो गई तो उस कंडीशन में अपने को बोलो ना, उस कंडीशन में अपने को स्टॉक में से प्रॉफिट हटाना पड़ता है अगर इन्होंने आपस में बेचा हुआ है तो। जैसे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को माल बेचा, 100 का माल 110 में बेचा, ठीक। अगर ये माल बी लिमिटेड के पास में है और ए और बी दोनों का अमलगमेशन हो गया, अब ए और बी दोनों का अमलगमेशन हो गया तो यहां पर क्या होता है कि दोनों का अमलगमेशन होने के बाद में दोनों कंपनियां मिलकर एक हो गई। अब अगर ये 110 रुपए का स्टॉक अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो इस 110 रुपए के स्टॉक में से आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हटाना पड़ता है, हां कि ना? और इसे हम लोग बोलते थे कि स्टॉक में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटा रहे हैं, मतलब स्टॉक में से वो प्रॉफिट हटा रहे हैं जो घर का प्रॉफिट है, ठीक, जो रियल प्रॉफिट नहीं है, जो कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, उसको हम हटा देते हैं, हां कि ना? आप मुझे बताइए, क्या ऐसी ही मिलती जुलती समस्या आपके सामने तब भी आएगी जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे? सोच के देखो, अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी को माल बेचा या सब्सिडियरी ने होल्डिंग को माल बेचा, तो आप मुझे बताइए क्या उस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आएगी कि जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आपके प्रॉफिट को मिलाकर के लिखा हुआ होगा, हां कि ना? और आप जानते हो बेटा, AS2 कहता है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होना चाहिए कॉस्ट एंड NRV विचएवर इज लेस पर, और ग्रुप की कॉस्ट क्या है? 100। तो बेटा ग्रुप की बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में स्टॉक 110 पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अब बच्चे बोलते हैं सर नहीं आ सकता तो इसमें चिंता की क्या बात है, स्टॉक में से प्रॉफिट हटा दो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, स्टॉक में से प्रॉफिट हटा दो। मैंने बोला दोस्त ये मामला इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अब जरा सोचो, पहले दिमाग लगाते हैं, अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को माल बेचा है, अगर होल्डिंग ने सब्सिडियरी को माल बेचा है तो जल्दी से बताओ प्रॉफिट किसके P&L में है? होल्डिंग के P&L में। और होल्डिंग के P&L में अगर प्रॉफिट है तो कोई समस्या ही नहीं है,
कोई दिक्कत ही नहीं है, भगवान को धन्यवाद बोलो। और करना क्या है, इधर स्टॉक में से 10 रुपए हटाए, इधर है होल्डिंग का एच लिमिटेड के P&L से 10 रुपए कम कर दूं, काम खत्म। अरे भाई अगर एच ने, होल्डिंग ने सब्सिडियरी को माल बेचा, प्रॉफिट किसके P&L में है, होल्डिंग के P&L में, तो कोई बात नहीं, इधर स्टॉक से प्रॉफिट हटा दो, उधर होल्डिंग कंपनी के P&L से प्रॉफिट हटा दो, काम खत्म, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट खत्म, हाँ कि ना। लेकिन दोस्त अगर 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 सब्सिडियरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा है, स्टॉक में से प्रॉफिट हट गया, अभी बताओ ये अगर सब्सिडियरी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा है तो प्रॉफिट किसके P&L में है, सब्सिडियरी के P&L में है। और ध्यान से देखो, तुमने सब्सिडियरी के P&L के 2 टुकड़े कर दिए थे, आधा अपने पास ले लिया, आधा माइनॉरिटी में डाल दिया। अब विचार करके बताओ, इधर मैंने स्टॉक से 10 रुपए का प्रॉफिट कम कर दिया, लेकिन अब प्रॉफिट कहां पे कम करूं। जैसे मेरे पास 60% शेयर है, 40% माइनॉरिटी के पास है। अब मेरा सवाल यह है कि मैंने सब्सिडियरी कंपनी का जो P&L था, कल अपन जो कर रहे थे, सब्सिडियरी कंपनी का जो P&L था, मैंने उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 60% होल्डिंग को दे दिया, 40% माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दे दिया। अब मुझे बताओ, अगर सब्सिडियरी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा था तो प्रॉफिट का पैसा सब्सिडियरी के P&L में पड़ा है। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे यह है, स्टॉक में से मैंने प्रॉफिट के पैसे कम कर दिए, अब इधर प्रॉफिट में कैसे कम करूं। अरे यार ये तुम्हारी बैलेंस शीट है, तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो, ये मेरी बैलेंस शीट है, इधर मैंने अपने स्टॉक में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के 100 रुपए कम कर दिए। अरे इधर 100 रुपए कम कर दिए तो इधर भी तो कम करने पड़ेंगे, हां जी। अरे अगर इधर 100 रुपए कम कर दिए तो इधर भी तो, लायबिलिटी साइड में भी तो 100 रुपए कम करने पड़ेंगे। लेकिन ये मैं कम करूं कैसे, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने सब्सिडियरी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके 2 टुकड़े कर रखे हैं, अपने P&L में भी ले रखा है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी डाल रखा है। 60% प्रॉफिट मैंने लिया है, 40% माइनॉरिटी में डाल रखा है। मेरा क्वेश्चन तुमसे यह है कि अब ये प्रॉफिट कहां से हटाऊं, तो वही करना है, 60 रुपीज P&L से हटाओ, क्योंकि आपने 60 रुपीज का प्रॉफिट P&L तक लाए हो, ठीक है, और बाकी का 40 माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से लेस कर दो। नहीं आया समझ में, 60 का प्रॉफिट P&L में से हटा दो क्योंकि वो मेरे पास आया था, हटा दो वहां से, और 40 का प्रॉफिट माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से हटा दो क्योंकि 40% प्रॉफिट माइनॉरिटी को मिला था। नहीं आई बात समझ में। लेकिन यार एक बात बताऊं, अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी को माल बेचा है तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी को माल बेचा है तो वो सारा प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी के P&L में पड़ा हुआ है, उसके टुकड़े नहीं हुए हैं, और उसके टुकड़े नहीं हुए तो आप पूरे 100 रुपए P&L में से लेस कर सकते हो। लेकिन अगर सब्सिडियरी ने होल्डिंग को बेचा है तो फिर आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली हटाना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा P&L से और माइनॉरिटी इंटरेस्ट से, क्योंकि टुकड़े होके वही तो गया, 60 इधर आया, 40 इधर आया, तो हटाना भी वहीं से पड़ेगा जहां गया। समझ लो मेरी बात। जैसे मान लो तुम्हारा, आज तुम क्लब में गए अपनी दोस्त के साथ, सुन रहे हो, तुम अपनी खास दोस्त के साथ में तुम एक होटल में गए, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, वहां पर 2 लड़के आए, ठीक है। अब 2 लड़के आए और वो जो 2 लड़के आए उन्होंने, या 4 लड़के आए, उन्होंने कुछ बदतमीजी की, बट इन ऑब्लिगेशन, ठीक है, इमोशनल प्रेशर, तुमने जोर से आवाज में बात की, गुस्से में। हुआ कुछ नहीं, वो 4 थे, तुम 1 थे, और तुम सलमान खान तो बिल्कुल नहीं लगते हो, ठीक। वो चारों तुमको ऐसा धोखे गए बस, ठीक। उसके बाद में वो चारों जने अपने अपने घर चले गए। तुमने फोन करके अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, बेइज्जती हो चुकी थी, ठीक है, सरेराह पिटाई हो चुकी थी तुम्हारी, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात को। अब तुमने अपने दोस्तों को फोन करके बुलाया, सुयश को फोन करके बुलाया आजा, यश को फोन करके बुलाया आजा, आशु को फोन करके बुलाया आजा, ठीक, और सारे दोस्त इकट्ठे हो गए। अब उनको मार के आना है, पिटाई करके आनी है। अब कैसे करोगे, वो चारों एक साथ थे, तुम्हारी पिटाई कर गए, लेकिन अब तो सब अपने अपने घर चले गए, तुमको क्या करना पड़ेगा, हिसाब सबके घर जा जाके पूरा करना पड़ेगा।
समझ रहा है? वो सब आकर के तेरे को यहीं पे अकेले दो गए, लेकिन तेरे को अब उनके घर जाना पड़ेगा क्योंकि वो डिवाइड हो गया। हाँ कि ना? बस वैसे ही फंडा है। हम लोग यहां पे प्रॉफिट का पीछा करते हैं। अगर होल्डिंग ने सब्सिडियरी को माल बेचा, सारा प्रॉफिट हेड ऑफिस के P&L में, वहां से एक साथ हटा दो। लेकिन अगर सब्सिडियरी ने होल्डिंग को माल बेचा था तो प्रॉफिट सब्सिडियरी के पास है, और सब्सिडियरी का प्रॉफिट बढ़ चुका है, कुछ मेरे पास आया, कुछ माइनॉरिटी के पास गया, तो यार जितना मेरे पास आया वो मेरे में से हटा दो, जितना माइनॉरिटी के पास गया वहां से हटा दो। इतनी सिंपल बात है। क्लियर है बात? अब तुम ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये वाला एडजस्टमेंट मैं कभी भी वो अपना गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो निकालते हैं वहां नहीं करता मैं ये एडजस्टमेंट। मैं जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहूंगा और उसके नोट्स टू अकाउंट्स बना रहूंगा, उस टाइम पर मैं स्टॉक में से लेस कर दूंगा 100 रुपए, और हाथों हाथ माइनॉरिटी इंटरेस्ट और P&L में से भी लेस कर दूंगा 100 रुपए। ठीक है? आप समझ लो ऐसा क्यों? ताकि मेरी कहानी, मेरा काम एकदम सिंपल रहे कि मेरे को सबसे लास्ट में यह मामला निपटाना है। ये इंटर कंपनी ड्यूज भी कब कैंसिल करूंगा? उसी टाइम पर, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते टाइम वहीं हाथों हाथ दोनों में से लेस कर दूंगा। आ रही बात समझ में? ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो थर्ड पॉइंट, इफ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये वाला। इफ holding company and subsidiary company have sold goods to each other, then the profit, then the unrealized profit included therein will have to be eliminated. तो बेटा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उसमें इंक्लूडेड है वो अपने को हटाना पड़ेगा। ठीक है? फोर्थ पॉइंट, if holding company has sold goods to subsidiary company, SC लिखा बेटा मैंने, subsidiary company शॉर्ट में, holding company has sold goods to subsidiary company, then the unrealized profit will be eliminated. Unrealized profit will be eliminated from consolidated P&L। बेटा कंसोलिडेटेड P&L समझ गए? होल्डिंग और सब्सिडियरी से जो आया वो दोनों जोड़कर, फ्रॉम कंसोलिडेटेड P&L एंड स्टॉक। तो बेटा हम लोग कंसोलिडेटेड P&L और स्टॉक दोनों से हम लोग प्रॉफिट के पैसे लेस कर देंगे। और डायरेक्टली क्यों कर पा रहे? क्योंकि सारा प्रॉफिट हेड ऑफिस के पे, वो सारा प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी के P&L में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिफ्थ, if subsidiary company has sold goods to holding company, then अगर बेटा सब्सिडियरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा है, देन unrealized profit in stock will be eliminated. Unrealized profit in stock will be eliminated by charging from consolidated P&L
एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रोपोर्शनेटली। हाँ जी बेटा, यदि सब्सिडियरी कंपनी जो है उसने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा है तो भाई प्रॉफिट किसके पास है? सब्सिडियरी कंपनी के पास। और आपको पता है सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी के पास भी आया है और माइनॉरिटी के पास भी आया है। तो ऑब्वियस बात है जिसके पास जिस प्रपोर्शन में आया है उस प्रपोर्शन में हटाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, या फिर पॉइंट नंबर 6 की जरूरत ही नहीं भाई, बात हो गई पूरी। ठीक है, कोई दिक्कत? बेटा बात एकदम क्लियर है? चले आगे, चलो आगे सुनो। अब अगला लिखें बेटा एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट 4। और बेटा एडजस्टमेंट 4 जो है वो है कैंसिलेशन ऑफ म्यूचुअल कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। म्यूचुअल कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। अब एक बात ध्यान से सुनो, मान लीजिए बेटा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी दोनों के बीच में कुछ कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है। जैसे मैं अपनी बुक्स में, मैं अपनी बैलेंस शीट में, मैं होल्डिंग कंपनी हूं और मैं अपनी इंडिविजुअल बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लाइबिलिटी दिखा रहा हूं और ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी किसी तरीके से सब्सिडियरी कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या हम लोग अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी ग्रुप की। तो आप मुझे बताइए बेटा क्या हमारी आपस में कोई लाइबिलिटी कंटिंजेंट हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताइए ग्रुप के नजरिए से ये कंटिंजेंट हो सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपस में हमारी कुछ गड़बड़ी हो सकती है लेकिन ग्रुप के नजरिए से देखा जाए तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पैसा किसी के भी पास रहेगा तो ग्रुप के अंदर ही। आ रही है मेरी बात समझ में? एक बात समझो, अगर मुझे पैसा, मैं होल्डिंग कंपनी हूं, मेरी कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी और ये पैसा मुझे सब्सिडियरी को देना है, इसका मतलब सब्सिडियरी के लिए ये कंटिंजेंट एसेट है। अरे मेरे लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी है तो उसके लिए भी तो कंटिंजेंट एसेट है। तो आप मुझे बताइए जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या हम म्यूचुअल कंटिंजेंट लाइबिलिटीज को शो कर सकते हैं क्या? नहीं शो कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर इसके लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी है तो उसके लिए कंटिंजेंट एसेट है, तो कैसे शो कर सकते हो? लेकिन सुनना, कभी कभार ऐसा भी होगा, जैसे आपको बोलेगा कि होल्डिंग कंपनी ने बिल इशू किया सब्सिडियरी को और सब्सिडियरी ने उसे बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब आप मुझे बताइए अगर सब्सिडियरी कंपनी ने बैंक से बिल डिस्काउंट करवा रखा है तो तुम लोग जानते हो बिल डिस्काउंटेड हमेशा क्या होती है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे डेटर ने पैसा नहीं चुकाया तो बैंक वाले मुझसे पैसा लेंगे। तो आप मुझे बताइए जब अपन बैंक से बिल डिस्काउंट करवाते हैं तो क्या वो हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी के रूप में डिस्क्लोज होता है? बिल्कुल होता है। अब मेरी बात को सुनना, अब मान लीजिए कि यहां पर कंटिंजेंट, मैं सब्सिडियरी कंपनी हूं, मेरे पास में होल्डिंग कंपनी से बिल आया, वो बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर कंटिंजेंट लाइबिलिटी के रूप में शो करूंगा इस बिल को। बोलो जी हां कि ना? शो करूंगा, लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो नहीं करूंगा। अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो म्यूचुअल नहीं है ना, ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी तो बैंक के साथ में है ना कि अगर बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक वाले आपसे पैसे लेंगे। तो सर ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी तो बैंक वालों के साथ में है, ये तो म्यूचुअल नहीं है, इसका क्या होगा? ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी शो नहीं करेंगे। अब बच्चे बोलते हैं सर लेकिन ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी जो है ये तो बैंक के साथ में है सर, ये म्यूचुअल थोड़ी है, और म्यूचुअल नहीं है तो फिर क्यों कैंसिल कर रहे हो? तो मुझे समझाना पड़ेगा तुमको। अब दिमाग लगाओ, ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडियरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को बिल दिया तो होल्डिंग कंपनी की एंट्री करेगी सब्सिडियरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बीपी 100 रुपए। सब्सिडियरी कंपनी के पास आ गया बीआर 100 रुपए। मेरी बात समझ में? अरे भाई मैं 100 रुपए का बीपी दूंगा तो उसको 100 रुपए का बीआर मिलेगा ना?
आ रही बात समझ में? इसने ये BR बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसे ले लिए, मान लो 98 ले लिए। मेरी बात सुनना, अब ये बैंक है, अब अगर ये बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया तो आप मुझे बताइए, अगर ये बिल डिसऑनर हो गया तो पैसे किसको देने पड़ेंगे? बैंक को। अगर ये बिल डिसऑनर हो गया, अगर डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर हो गया तो मुझे किसे पैसे चुकाने? बैंक को। मुझे बैंक को पैसे चुकाने, मुझे बैंक को पैसे चुकाने। बोलो हाँ कि ना, मुझे बैंक को पैसे चुकाने। तो बताइए, क्या ये मेरी बैलेंस शीट के नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में आएगा? और ये 100 रुपए मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बिल डिसऑनर हो गया तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है यार, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी किसकी तरफ है? बैंक की तरफ। तो ये तो म्यूचुअल नहीं है। पर ध्यान रखना, जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो ये भी नहीं आएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बीपी दिखाई देगा, और तुम जिस 100 रुपए को रियल लायबिलिटी मान के ग्रुप बैलेंस शीट में शो कर रहे हो, वो कंटिंजेंट में कैसे शो हो सकती है? मतलब एक ही लायबिलिटी रियल और कंटिंजेंट दोनों कैसे डिस्क्लोज कर पाओगे? नहीं आ रही बात समझ में? बेटा, जब आप पूरे ग्रुप की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो बेटा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो बिल्स पेबल खुद दिख रहा होगा 100 रुपए। तो जब 100 रुपए मेरी रियल लायबिलिटी के रूप में, बिल्स पेबल के रूप में दिख रहा है, आप मुझे बताओ उसी 100 रुपए को मैं नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में कैसे शो कर सकता हूं? संभव ही नहीं है। क्लियर है बात? हां जी, क्लियर है वाली बात। लेकिन दोस्त, अगर मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी थर्ड पार्टी की तरफ है 200 और मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी थर्ड पार्टी की तरफ है 100, ठीक है, 200 और 100 ये थर्ड पार्टी की तरफ है, तो बेटा फिर ये म्यूचुअल नहीं है, ये बीपी बीआर वाला भी चक्कर नहीं है। तो फिर जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी मैं शो करूंगा कितनी? 300, ये पूरी शो करूंगा। ठीक है, चलो तीनों बातें लिखते हैं। लिखिए बेटा, सबसे पहली बात, इफ there is any mutual contingent asset and contingent liability, contingent asset and contingent liability between holding company and subsidiary company, between holding company and subsidiary company, then it will have to be cancelled, then it will have to be cancelled and only net amount of contingent liability, only net amount of contingent liability will be shown in consolidated balance sheet। तो बेटा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम लोग जो नेट अमाउंट है म्यूचुअल कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को हटाने के बाद वो हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। नंबर 2, दूसरी बात, इफ देयर इज एनी contingent liability regarding discounted bill, सुन रहे हो तुम? regarding discounted bill issued by holding company or subsidiary company, then
that will that will be, that will not be disclosed, in consolidated balance sheet, because such bills payable will be showing in consolidated balance sheet. Such bills payable will be showing in consolidated balance sheet as रियल लाइबिलिटी। तो बेटा आप मुझे बताओ, जो बिल्स पेबल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रियल लाइबिलिटी की तरह दिख रहा है, आप मुझे जल्दी से बताइए, क्या उसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की तरह शो करना ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नंबर 3, अब आप मुझे बताइए, मेरी कुछ थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, सब्सिडियरी की थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, उनका क्या होगा? उनको हम कंबाइन करके डिस्क्लोज कर देंगे। क्लियर है बात? लिखिए, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज with third party will be disclosed as a joint amount in consolidated balance sheet। बेटा दोनों कंपनियों की जो थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, उस थर्ड पार्टी के साथ में जो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डिस्क्लोज करेंगे, दोनों की जोड़कर टोटल अमाउंट डिस्क्लोज कर देंगे। क्लियर है बात? क्लियर बात? चलो अगला लिखिए बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 5, और एडजस्टमेंट नंबर 5 लिखिए, डिविडेंड एडजस्टमेंट। डिविडेंड एडजस्टमेंट। अब डिविडेंड की बात समझें तो डिविडेंड की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊं कि अगर होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन के इस चैप्टर को अगर कुछ मुश्किल बनाता है तो वो दो ही चीजें हैं, एक स्टॉक रिजर्व का ट्रीटमेंट जो अभी हमने पहले पढ़ा, और दूसरा डिविडेंड का ट्रीटमेंट। ये दोनों ही थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, इसलिए बिल्कुल गौर से सुनिए पूरी बात को। सुनो, सबसे पहला आप लोगों को बेटा ये वाली बात समझनी पड़ेगी कि डिविडेंड का सिस्टम क्या होता है। सबसे पहली बात, कंपनी का जब ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, और डायरेक्टर्स जब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जब ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया। फिर उस प्रॉफिट में से वो एनालाइज करते हैं कि कितना प्रॉफिट हमें एक्सपेंशन के लिए रखना है और कितना प्रॉफिट जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिविडेंड के रूप में। तो वो जितना प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता है उस प्रॉफिट को वो उठाकर अलग रख देते हैं, और बाकी का प्रॉफिट जो उनको एक्सपेंशन के काम में आएगा उसको अलग रख देते हैं। तो जो प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अलग निकाल के रखा गया है दैट इज कॉल्ड प्रपोज्ड डिविडेंड। एक बात ध्यान रखना, प्रपोज्ड डिविडेंड इज नॉट अ लायबिलिटी, बल्कि प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो एक प्रॉफिट का टुकड़ा है जो अलग से रखा गया है, इसलिए कि भैया इससे डिविडेंड बांटा जा सकता है। तो ये भी प्रॉफिट का टुकड़ा है जो अलग रखा गया है डिविडेंड बांटने के लिए। तो ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज अ प्रॉफिट, इट इज अ रिजर्व। क्लियर है बात? पक्की बात? अच्छा, लिखो पहली बात, when the year ends, board of directors prepare ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ड्राफ्ट का मतलब अभी बेसिक बनाया है, ये फाइनल नहीं है, ड्राफ्ट है।
ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, draft financial statements, then they analyze the profit, earned, that how much profit can be distributed, as dividend, and how much is to be retained, for expansion. How much is to be retained for expansion? The profit which is set aside, for distribution as dividend, is called proposed dividend. क्लियर है? ये कुछ लॉजिकल बातें हैं जो अपने को दिमाग में रखनी है। हमेशा ध्यान रखना कि प्रपोज्ड डिविडेंड इज अ प्रॉफिट, नॉट अ लायबिलिटी। अब आप जल्दी से मुझे याद करके बताओ कि जो प्रपोज्ड डिविडेंड था, क्या मैंने उसे करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए जोड़ दिया करता था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में? जब मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालता था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए जब हम लोग प्रॉफिट निकालते थे तो मैं चेंज इन जनरल रिजर्व को लेता था, चेंज इन P&L को लेता था और साथ में अपने प्रपोज्ड डिविडेंड को जोड़ देता था। क्यों? क्योंकि प्रपोज्ड डिविडेंड लायबिलिटी नहीं है, बल्कि वो प्रॉफिट का वो टुकड़ा है जो मैंने डिविडेंड बांटने के लिए अलग रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये प्रॉफिट का वो टुकड़ा है जिसे डिविडेंड बांटने के लिए अलग रखा गया है। नंबर 2, दूसरी बात सुनो, जितना भी प्रपोज्ड डिविडेंड है वो अगले साल एजीएम होती है। बेटा इस साल का जो प्रॉफिट है उसमें से मैंने प्रॉफिट का टुकड़ा अलग निकाल के रखा कि भैया इसका डिविडेंड बांटा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रपोज्ड डिविडेंड। अब आगे एजीएम होगी और एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे डिविडेंड को, और उसके बाद डिविडेंड को जितना अप्रूव करेंगे मैं उतना डिविडेंड पे करूंगा। तो आप मुझे बताइए कि जो हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड है वो अगले साल एजीएम में जाएगा और एजीएम में अप्रूवल के बाद में वो पे किया जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो इस साल का डिविडेंड प्रपोज्ड होता है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में एजीएम में अप्रूव होने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है? इसका मतलब पिछले साल का डिविडेंड इस साल हुई एजीएम में डिक्लेयर हुआ होगा और इस साल का प्रपोज्ड डिविडेंड अगले साल जो एजीएम होगी उसमें डिक्लेयर होगा। हां कि ना? आपको मालूम है बेटा, ईयर खत्म हो जाता है 31 मार्च को, लेकिन एजीएम होती है यहां जून जुलाई में। अब मैं ये कह रहा हूं डिविडेंड प्रपोज तो हो गया इस साल के प्रॉफिट से, तो इस साल की बैलेंस शीट में वो क्या दिखेगा? प्रपोज डिविडेंड। एजीएम होगी जून में, तो जून में ये डिविडेंड अप्रूव किया जाएगा एजीएम में और अप्रूवल के बाद ये डिविडेंड बांट दिया जाएगा। तो आप मुझे बताइए इस साल का डिविडेंड कौन से फाइनेंशियल ईयर में बटा? अगले साल में। और जो इस साल प्रपोज होगा वो कब बटेगा? अगले साल में। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, एजीएम 31 मार्च के बाद ही होगी, डिक्लेयर 31 मार्च के बाद ही होगा, पे 31 मार्च के बाद ही होगा। लिखिए, द प्रपोज्ड डिविडेंड is approved in AGM which will be held
which will be held during next financial year, which will be held during next financial year, which will be approved, ये लिख दीजिए, and then it will be paid, और उसके बाद बेटा उसका पेमेंट होगा, देन इट विल बी पेड। याद है ये वाली बात अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के टॉपिक में भी की थी। अच्छा सुनो, इट मीन्स प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ करंट ईयर विल बी पेड नेक्स्ट ईयर। बेटा जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो अगले साल पे होता है। इज इट ओके? इज इट राइट? हाँ जी, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। अब जो बात समझा रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनो। ये बताओ, ये पॉइंट बहुत काम आएगा कि प्रपोज डिविडेंड हमेशा अगले साल पे होता है। अच्छा एक बात हो, अगर सवाल बोलता है इस साल हमें डिविडेंड मिला, तो आप तुरंत समझ जाना इस साल मिला है, इसका मतलब ये पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है। ठीक है, इसका मतलब ये पिछले साल की कमाई का पैसा है जो डिविडेंड के रूप में मुझे इस साल मिला है, और जो इस साल का डिविडेंड है वो कब मिलेगा? अगले साल। ठीक है, अब मेरी बात को विचार करके जवाब देना। आपको AS 13 याद है? AS 13 हमने पढ़ा था प्री एक्विजिशन डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट के लिए पढ़ा था प्री एक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। अगर हमें इन्वेस्टमेंट पे, अगर हमने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट पर अगर अपने को डिविडेंड मिला, तो ध्यान दो, अगर वो डिविडेंड शेयर खरीदने से पहले वाले पीरियड का है, अगर वो डिविडेंड शेयर खरीदने से पहले वाले पीरियड का है, तो उसे बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बोलो क्या बोलते हैं? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। जोर से बोलो क्या बोलते हैं? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और आप लोग को मालूम है प्री एक्विजिशन डिविडेंड इनकम नहीं होती बल्कि कॉस्ट की रिकवरी होती है, और उसे कॉस्ट की रिकवरी मानकर अपन इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में उसे लेस कर देते हैं। अब जरा सोचो, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे, तो होल्डिंग कंपनी के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ही है। अब सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड बांटा, और सब्सिडियरी कंपनी ने ये डिविडेंड बांटा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से। तो आप मुझे बताइए, अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड बांटा है तो ये मेरे लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, और अगर ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में, मेरी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें लेस हो जाना चाहिए। हाँ कि ना? मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ, एज पर AS 13 अगर सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड बांटा है और वो डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बांटा है, मतलब मेरे शेयर खरीदने से पहले वाले प्रॉफिट से अगर कंपनी ने डिविडेंड बांटा है, तो याद रखना कि वो डिविडेंड जो है, वो डिविडेंड मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से लेस किया जाएगा। सुनना, लेकिन अगर सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड बांटा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से, मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने मेरे शेयर खरीदने के बाद वाले प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड बांटा है, तो ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कहलाएगा। और अगर ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कहलाएगा तो ये रेवेन्यू इनकम माना जाएगा, और ये मेरे P&L में जाएगा, ये मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में लेस नहीं होगा। नहीं आई बात समझ में? ये मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में लेस नहीं होगा। पक्की बात? लिखूं और ध्यान से समझते हुए लिखना। एज पर AS 13 एज पर AS 13 AS 13 के मुताबिक, इफ subsidiary company has declared dividend from
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, मतलब मेरे शेयर खरीदने से पहले वाले प्रॉफिट से कहां दिया है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, देन it will be treated as pre-acquisition dividend. It will be treated as pre-acquisition dividend, and it will be deducted from cost of investment. It will be deducted from cost of investment as a cost recovery. तो बेटा अपन इसे कॉस्ट की रिकवरी मानते हुए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में लेस कर देंगे। अगर सब्सिडियरी कंपनी ने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड बांटा है तो वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड माना जाएगा। क्लियर है बात? सुनो, इफ द सब्सिडियरी कंपनी हैज declared dividend from post acquisition profits, then it will be treated as post acquisition dividend. It will be treated as post acquisition dividend, and it will be taken in P&L account as revenue income by holding company. तो बेटा अगर सब्सिडियरी कंपनी ने डिविडेंड बांटा और ये डिविडेंड एक्विजिशन के बाद वाले प्रॉफिट से बांटा है तो ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कहलाएगा, और ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड रेवेन्यू इनकम की तरह P&L में चला जाएगा। ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड रेवेन्यू इनकम की तरह P&L में चला जाएगा। कैसे? रेवेन्यू इनकम की तरह P&L में चला जाएगा। दैट्स इट। बेटा आप मुझे बताइए, क्या ये वाली बात हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में भी पढ़ रखी है? अगर बेटा प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलता है तो वो इनकम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खरीदने से पहले कमाई नहीं हो सकती। तो आप मुझे बताइए, अपन प्री एक्विजिशन डिविडेंड को कॉस्ट की रिकवरी मानकर P&L में डाल देते हैं। सही बात है, वो कॉस्ट की रिकवरी मानकर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में लेस कर देते हैं। और अगर सब्सिडियरी कंपनी ने यही डिविडेंड एक्विजिशन के बाद वाले प्रॉफिट से दिया है तो बेटा हम इसे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मानेंगे, और आप जानते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को अपन रेवेन्यू इनकम मानकर P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। सो कर देंगे, बात ही खत्म। अच्छा, पॉइंट नंबर 5। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर सवाल आपको कभी भी कहे कि लास्ट ईयर का डिविडेंड मिला है तो आप समझ जाओ लास्ट ईयर का डिविडेंड हमेशा प्री एक्विजिशन माना जाएगा। ठीक है? इफ क्वेश्चन सेज, या एक मिनट यार, एक पॉइंट और सुनो इससे पहले, इसे कनेक्टेड है तो वो लिखवा दूं। अब जब आप लोग सवाल करोगे तो 90% या मुझे बोलना चाहिए 99% सवालों में कॉम्प्लिकेशन आती है। सवाल बोलता है हमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला पर गलती से हमने उसे P&L में डाल दिया। अब बताओ, कंसोलिडेशन तो बाद की बात है बेटा, पहले तो अपने खुद के खाते सही करो।
आपने प्री एक्विजिशन डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में घटाने के बजाय आपने P&L में डाल दिया। आपने प्री एक्विजिशन डिविडेंड को, मान लेते हैं आपको 10 रुपए का प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला। अब आपको 10 रुपए का प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला, आपको इस प्री एक्विजिशन डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में लेस करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो अपने P&L में जोड़ के दिखा दिया। आपने तो अपने P&L में जोड़ के दिखा दिया। इज इट रॉन्ग? तो आप मुझे बताओ, कंसोलिडेशन तो बाद में शुरू होगा बेटा, पहले अपने खाते तो सही करो। तो मैं अपने P&L से 10 रुपए हटाऊंगा, अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में कम करूंगा और उसके बाद कंसोलिडेशन का काम शुरू करूंगा। और एक बात ध्यान रखना, जब आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी लोगे? 90। ठीक है, तो अगर आपने प्री एक्विजिशन डिविडेंड का गलत ट्रीटमेंट कर रखा है तो पहले हम उस गलती को ठीक करवाएंगे, बाद में कंसोलिडेशन का काम शुरू होगा। क्लियर है बात? चलो लिखो, if pre-acquisition dividend is, सुन रहे बेटा, if pre-acquisition dividend is wrongly credited in P&L account as a revenue income, wrongly credited in P&L account as revenue income, then we will first rectify balance of P&L and we will first rectify balance of P&L and cost of investment, then rest of the work for consolidation will be done। तो भाई कंसोलिडेशन का बाकी जो काम है वो बाद में, सुन रहे बेटा, कंसोलिडेशन का बाकी जो काम है वो बाद में, पहले तो अपन इस गलती को ठीक करेंगे। ठीक है, नंबर 6 सुनो, अगर क्वेश्चन में तुम्हें कभी भी कहे लास्ट ईयर का डिविडेंड मिला, तो आप ध्यान रखना लास्ट ईयर का डिविडेंड अपन हमेशा प्री एक्विजिशन डिविडेंड ही मानते हैं। लेकिन अगर कभी भी सवाल कह दे इंटरिम डिविडेंड मिला या सवाल कह दे करंट ईयर का डिविडेंड मिला, तो आप उसे हमेशा करंट ईयर का डिविडेंड ही मानोगे। मतलब आप हमेशा उसे करंट ईयर के प्रॉफिट से डिक्लेयर किया गया डिविडेंड ही मानोगे। क्लियर है बात? आइए बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। If we are given last year's dividend, if question has given last year's dividend, then it will be treated as pre-acquisition dividend always. It will be treated as pre-acquisition dividend always. सुनो, अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसा कह दे कि लास्ट ईयर का डिविडेंड मिला, क्वेश्चन कभी भी कह दे पिछले साल का डिविडेंड मिला, तो आप हमेशा ध्यान रखना पिछले साल का जो भी डिविडेंड होता है वो हमेशा
प्री एक्विजिशन डिविडेंड माना जाता है और उसे हमेशा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में एडजस्ट करना, कभी भी पी एंड एल में नहीं डालना। लेकिन इफ वी आर गिवन current year's dividend, if we are given current year's dividend, then it will always be treated, as, तो बेटा हम लोग हमेशा उसे कैसे ट्रीट करेंगे? It will always be treated as post acquisition dividend। बेटा ध्यान से सुनो, अगर सवाल में कभी भी कह देगा कि ये करंट ईयर डिविडेंड है, तो करंट ईयर डिविडेंड को हम लोग हमेशा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मानते हैं, और लास्ट ईयर डिविडेंड बोल के दिया तो लास्ट ईयर डिविडेंड को हम लोग हमेशा प्री एक्विजिशन डिविडेंड मानते हैं। हाँ जी दोस्त, क्लियर है? बोलो ना, तुम्हें बात क्लियर है? इफ क्वेश्चन हैज गिवन interim dividend, अगर क्वेश्चन में आपको इंटरिम डिविडेंड गिवन है, then it is always treated as पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। तो बेटा अपन इसे हमेशा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मानते हैं। तो बेटा यदि क्वेश्चन में आपको कभी भी इंटरिम डिविडेंड बोल के देगा तो इंटरिम डिविडेंड को आप हमेशा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मानोगे। क्या मानोगे बेटा? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। क्लियर है? चलो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं क्या पढ़ा अपन ने इसमें, क्योंकि यही तो सबसे मेन बात है। बेटा मैंने आपको पढ़ाया कि भाई आपको ये समझना है कि जब हमारा ईयर एंड होता है तो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये एक ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब एक रफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और उसे बनाकर वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं साइन करने से पहले। ये ध्यान रखना, साइन करने से पहले। और वो अपने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर ये डिसाइड करते हैं कि यार अपना प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 करोड़ का। अब वो देखते हैं कि 1 करोड़ में से कितना प्रॉफिट उनको एक्सपेंशन के लिए चाहिए। उन्होंने बोला यार एक्सपेंशन के लिए अपने को 80 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो वो 20 लाख का जो प्रॉफिट है उसे डिविडेंड के लिए प्रपोज करते हैं। अब आप बोलोगे सर डिविडेंड के लिए प्रपोज करते हैं मतलब उन्होंने उनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप ही देखो कि कंपनी को एक्सपेंशन के लिए जितना भी प्रॉफिट चाहिए वो अलग रख लो, और बचा हुआ प्रॉफिट जो डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो उसे अलग रख दो। तो जो प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता है उसे वो उठा के अलग रख देते हैं। ये डिविडेंड नहीं है, ये वो प्रॉफिट है जिसे बांटा जा सकता है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, एजीएम के अंदर आप डिविडेंड कम तो कर सकते हो, आप प्रपोज डिविडेंड से कम डिविडेंड दे सकते हो, पर ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स ने पहले कैलकुलेट किया है कि उनको बिजनेस के लिए कितना पैसा चाहिए, और जो सरप्लस पैसा है वो बांटने के लिए उन्होंने अलग रख दिया, दैट इज कॉल्ड प्रपोज डिविडेंड। और कंपनी कभी भी प्रपोज डिविडेंड से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है, ठीक है, कम कर सकती है। तो प्रपोज डिविडेंड जब भी दिखे समझ जाओ भाई साहब ये तो वो प्रॉफिट है जो हमने डिविडेंड के लिए अलग रखा है, पर है ये भी प्रॉफिट। जरा सुनो, अगर बेटा उसके बाद में ये जो प्रपोज डिविडेंड है जब एजीएम होती है तो एजीएम में बेटा ये डिविडेंड का प्रपोजल एजीएम में शेयर होल्डर्स के सामने जाता है। शेयर होल्डर चाहें तो पूरा प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर कर दें, शेयर होल्डर चाहें तो कुछ पैसे कम भी कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स एजीएम के अंदर डिविडेंड को अप्रूव करते हैं, और डिविडेंड को अप्रूव करने के बाद में बेटा वो जो डिविडेंड है वो डिविडेंड बन जाता है डिक्लेयर डिविडेंड, और वो डिक्लेयर डिविडेंड शेयर होल्डर्स के बीच में पे कर दिया जाता है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना डिविडेंड होता इस साल का है, पर एजीएम अगले साल में होती है तो डिक्लेयर और पे अगले साल होता है। तो हमेशा ध्यान रखना जिस साल का प्रपोज डिविडेंड होता है पेड हमेशा उसके अगले ईयर में होता है। तो अगर आप मुझे बताइए, मैं बोलता हूं मुझे इस साल डिविडेंड मिला, तो भाई ये कब का है? पिछले साल का, और पिछले साल का डिविडेंड है, दैट मींस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्लियर है बात? अब सुनो, अगर
अगर मान लीजिए सब्सिडियरी कंपनी जो है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, AS 13 कहता है अगर सब्सिडियरी कंपनी ने अपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड बांटा, तो भाई ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है और आपको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में इसे लेस करना है, एडजस्ट करना है, क्योंकि ये कॉस्ट की रिकवरी है। और अगर सब्सिडियरी कंपनी ने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटा है, तो बेटा ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, और आप लोग जानते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को रेवेन्यू इनकम मानकर P&L में डालना है, रेवेन्यू इनकम मानकर P&L में डालना है, इसे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम नहीं करना है। क्लियर बात? चौथी बात मैंने आप लोगों को बताई बेटा, अगर ये तो मैंने आपको बता दी, अब ध्यान से सुनो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग को सवाल बोलेगा कि भाई साहब हमें मिला तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड था, पर गलती से हमने उस प्री एक्विजिशन डिविडेंड को P&L में डाल दिया। तो ध्यान रखना, अगर आपने प्री एक्विजिशन डिविडेंड को P&L में डालने की गड़बड़ी की है, तो पहले आप अपने P&L के बैलेंस और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दोनों को ठीक करो, और दोनों को ठीक करने के बाद फिर कंसोलिडेशन की कार्रवाई शुरू होगी। अगर क्वेश्चन में कभी भी कहता है लास्ट ईयर डिविडेंड, तो ये हमेशा प्री एक्विजिशन डिविडेंड मानेगा। करंट ईयर डिविडेंड बोल रहा है तो हमेशा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मानेगा। अगर क्वेश्चन में कभी भी इंटरिम डिविडेंड बोल करके बोला, तो वो भी हमेशा करंट ईयर का डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए जी बेटा, तो ऐसा कीजिए, आप सब बच्चे अब मेरे साथ में एक सवाल निकाल लीजिए, और बेटा मैं आपके साथ में करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 1। तो आप सब लोग मेरे साथ में क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए, और क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ में बिल्कुल ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट करके सुने। ऑन 1 April 2003, अल्फा लिमिटेड पेड ₹1,10,000 फॉर 90% ऑफ द इशूड कैपिटल टू बीटा लिमिटेड। The asset and liability of the two companies on 31st March 2004 were as follows। देखो सवाल कितना आसान हो गया है, क्योंकि इसमें शेयर खरीदे हैं आपने साल के पहले दिन 1 अप्रैल 2003 को 1,10,000 में, और सवाल कह रहा है आपने 1,10,000 में 90% शेयर खरीदे हैं। कितने शेयर? 90% शेयर आपने खरीदे हैं। ठीक है, तो लीजिए बेटा, मैंने हाथों हाथ बना दिया वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट पैटर्न ऑफ होल्डिंग। चलिए बेटा, शेयर होल्डिंग का पैटर्न मेरे साथ में देखें। सबसे पहला आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि यहां पे होल्डिंग कंपनी का नाम है अल्फा लिमिटेड। मैं 2 कॉलम बना देता हूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और दूसरा मैं बना देता हूं परसेंटेज। होल्डिंग कंपनी का नाम है अल्फा लिमिटेड। अब आप ये बताओ कि यहां पे बेटा आपको दे रखा है कि बीटा लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है 60,000 रुपए की, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 6,000 शेयर हो गए। 90% मैंने खरीदे हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 5,400 इक्विटी शेयर है, दैट इज 90%, और बाकी के सारे शेयर माइनॉरिटी के पास हैं। तो बेटा बाकी के सारे शेयर माइनॉरिटी के पास हैं 600, दैट मीन्स 10%। तो ये आएगा 6,000 और ये आएगा 100%। हाँ जी बेटा, क्लियर बात? तो लीजिए बेटा, सबसे पहले मैंने शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो मैंने लिख दिया, और ये ध्यान रखना अगर आपने ये नहीं लिखा तो आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। 1 रुपी ईच है, ओके। तो लो बेटा, 1 रुपी ईच है। मैंने 10 रुपीज ईच पढ़ रहा था, वो 10 रुपीज ईच नहीं है, 1 रुपीज ईच है, और 1 रुपीज ईच है तो कोई बात नहीं। 54,000 शेयर, 6,000 शेयर, 60,000 शेयर। अब सुनो, बैलेंस शीट में अपने को दे रखा है गुडविल, ओके, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। और ध्यान से देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट मुझे दे रखा है 1,56,000। तो मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि 1,56,000 की इन्वेस्टमेंट है, और सवाल को ध्यान से देखो, सवाल आपको यह कह रहा है कि हमने जो 90% इक्विटी शेयर खरीदे थे बीटा लिमिटेड के, वो 1,10,000 में खरीदे हैं। तो 1,56,000 में 1,10,000 के क्या हैं? इक्विटी शेयर। वर्किंग नोट नंबर 2,
और ध्यान से देखिए, मेरे पास में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स मेरे पास हैं 1,56,000 की, 156 के। सुनो, इसमें से बाकी डिटेल तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड के इक्विटी शेयर में मैंने कितना पैसा डाल रखा है, 1,10,000। बाकी का पता नहीं भाई। सुनो, आगे सवाल कह रहा है इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व आपको दे रखा है और जनरल रिजर्व का बैलेंस 1 अप्रैल 2003 का है। ओके, P&L अकाउंट का बैलेंस मुझे दे रखा है, करंट लाइबिलिटी है और 6% डिबेंचर हेल्ड बाय अल्फा लिमिटेड है 10,000 की। अब जरा देखो, बीटा लिमिटेड की लाइबिलिटी में डिबेंचर दिख रहे हैं और लिखा हुआ है ये पूरे के पूरे डिबेंचर अल्फा लिमिटेड के पास हैं। इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि मैंने न सिर्फ इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं बीटा के, बल्कि मैंने बीटा के डिबेंचर भी खरीद रखे हैं। आप मुझे जल्दी से बताइए, और वो भी कितने, 10,000 के। तो आप मुझे बताइए, अब तो मैं बोल ही सकता हूं कि बाकी जो बचे 136, बाकी जो बचे 136 वो मेरे अदर इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है बात? हाँ जी, क्लियर? हाँ जी, अदर्स हो जाएगा 36, ठीक है, अदर्स 36 हो जाएगा। हाँ जी, ओके। आगे देखिए बेटा, सवाल में आगे कहता है ऑन 1 अप्रैल 2003 द ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ अल्फास P&L, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बीटास P&L शोड द फॉलोइंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कह रहा है कि बीटा का जो P&L है उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2003 को बीटा के P&L का ओपनिंग बैलेंस था 22। और ध्यान से देखो, मैंने शेयर भी खरीदे हैं 1 अप्रैल 2003 को, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो मेरे खरीदने से पहले वाला प्रॉफिट है। फिर बेटा नेट प्रॉफिट मुझे यहां पे दे रखा है 12,000 का, डिविडेंड पेड मुझे दे रखा है। अब ध्यान से सुनना, मुझे डिविडेंड पेड दे रखा है फाइनल फॉर द ईयर 31 मार्च 2003, और बेटा इन्होंने डिविडेंड पे किया पिछले साल का फाइनल डिविडेंड। अब आप मुझे बताइए, पिछले साल का डिविडेंड अगर अपन ने करंट ईयर में दिया है तो इसे क्या मानेंगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। कितना, 9,000 का। और बेटा जो इंटरिम डिविडेंड दिया है वो कितना है, 4,500 का, और ये फॉर द हाफ ईयर है। ओके, नो प्रॉब्लम। और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस भी बेटा अपने को यहां पे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इंक्लूडेड इन दी स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बीटा लिमिटेड एट बैलेंस शीट डेट वर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अल्फा लिमिटेड फॉर ₹6,000 फॉर विच देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट ऑफ अल्फा लिमिटेड। सवाल कह रहा है बीटा लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक में 6,000 का माल अल्फा से खरीदा हुआ है और इसमें अल्फा ने प्रॉफिट कितना जोड़ा था, अपनी कॉस्ट का 50%। सवाल कह रहा है ऑल डिविडेंड रिसीव्ड बाय अल्फा लिमिटेड हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। लो भैया मेन बात, सवाल कह रहा है अल्फा लिमिटेड को जो भी डिविडेंड मिला वो अल्फा लिमिटेड ने बिल्कुल करेक्टली रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अब ये सारी की सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी जो मैंने यहां पे लिखी है। अब जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ जी, क्लास लिसन। आप मुझे बताइए, पिछले साल का डिविडेंड इस साल डिक्लेयर हुआ 9,000, ठीक है, मुझे कितना मिला होगा, 90%। मेरे पास 90% इक्विटी शेयर थे, तो 90% डिविडेंड किसको मिला होगा, मेरे को। और आपको मालूम है 90% डिविडेंड का मतलब 8100 का डिविडेंड मिला होगा मेरे को, और 8100 का डिविडेंड मेरे को मिला होगा, तो ये मेरा प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। और आप तो जानते हो बेटा कि जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में एडजस्ट होता है। और ध्यान से देखो, सवाल की आखिरी लाइन में लिखा हुआ भी है कि हमने डिविडेंड को बिल्कुल करेक्टली रिकॉर्ड किया है। तो आप मुझे बताइए, क्या मेरी बुक्स में
जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है वो 101,900 का होगा। यारी बात समझ में? बीटा लिमिटेड ने 9,000 का डिविडेंड बांटा पिछले साल का। अब तुम ही मुझे बताओ, अगर 9,000 का डिविडेंड बांटा है पिछले साल का तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। 9,000 का कुल डिविडेंड है, मेरे पास तो 90% शेयर है, तो मुझे डिविडेंड कितना मिला होगा? 8100। और अगर मुझे 8100 का डिविडेंड मिला होगा तो मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बची होगी 101,900। अब आप मुझे बताओ 156 में 101,900 का ये है, 10 का ये है, तो बताइए अदर्स कितने के होंगे? 44,100 के। बेटा आप एक बात को समझो, मैंने 101,900 को शामिल क्यों माना इसमें? क्योंकि बेटा सवाल आपको कह रहा है कि हमने डिविडेंड की बिल्कुल सही एंट्री पास की है। इसका मतलब डिविडेंड मैंने पक्का इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में एडजस्ट किया होगा रिकवरी की तरह। इसका मतलब मेरी बुक्स में आज की तारीख में जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है वो 101,900 का है। तो बेटा बाकी सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग ही तो होंगी। इसका मतलब इस 156 के अंदर 1,10,000 शामिल नहीं है, इस 156 के अंदर 1,10,000 शामिल नहीं है, बल्कि 101,900 शामिल है। क्लियर है बात? पक्की बात? इसमें मुझे स्टॉक का स्टॉक रिजर्व भी दे रखा है स्टॉक के बारे में कि बेटा बीटा लिमिटेड के पास 6,000 का ऐसा स्टॉक है जो अल्फा लिमिटेड ने बेचा था 50% प्रॉफिट जोड़कर। लेकिन मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? इसका एडजस्टमेंट करेंगे बिल्कुल लास्ट में, अभी कुछ नहीं करना। तो एक काम करें, क्या मैं इसके लिए वर्किंग नोट बना के दूं या चलेगा? नहीं चलेगा। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 लिखें, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। हाँ जी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ, सुनो बेटा, सुन रहे हो? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर की कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहला मैंने लिखा ओरिजिनल परचेज कॉस्ट। मैंने बोला भाई साहब हमारी ओरिजिनल परचेज कॉस्ट कितनी है ये बताओ। हाँ जी, 1,10,000 माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बेटा एक बात बताओ, जो इंटरिम डिविडेंड मिला वो इंटरिम डिविडेंड तो करंट ईयर का डिविडेंड है। मैंने शेयर कब खरीदे थे? 1 अप्रैल को। और अगर मैंने शेयर 1 अप्रैल को खरीदे हैं और ये करंट ईयर का डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, तो ऑब्वियस बात है ये मेरे शेयर खरीदने के बाद का डिविडेंड है, कोई दिक्कत ही नहीं। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, बेटा इन्होंने पिछले साल का डिविडेंड इस साल बांटा 9,000। बेटा इस साल 1 अप्रैल को शेयर मैंने खरीद लिए थे तो ये डिविडेंड मेरे को ही मिला होगा। मेरे पास 90% इक्विटी शेयर है तो ऑब्वियस सी बात है 90% डिविडेंड भी मेरे को ही मिला होगा। और बेटा 90% डिविडेंड बोले तो 8,100। तो आप मुझे बताइए नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेरी बुक्स में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी बची? 1,01,900, 101,900। क्लियर है बात? वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4 आप लोग जानते हो अपन क्या करते हैं? एओपी। सर एओपी माने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। तो लीजिए बेटा अपन करेंगे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले मैं एनालिसिस करूंगा जनरल रिजर्व का। लेकिन आपको बता दूं जनरल रिजर्व में एनालिसिस के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि देखो सवाल में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व का बैलेंस 1 अप्रैल वाला ही दे रखा है।
और ध्यान से देखो 1 अप्रैल के बाद हमने जनरल रिजर्व में कोई पैसा डाला नहीं, तो भाई जनरल रिजर्व का बैलेंस तो पूरा का पूरा 1 अप्रैल से पहले का प्रॉफिट है। देखो सवाल में देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आपको दे रखा है एज ऑन 1 अप्रैल, और जो 1 अप्रैल का बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस भी है। इसका मतलब मैंने करंट ईयर में कोई प्रॉफिट डाला ही नहीं जनरल रिजर्व में। इसका मतलब जनरल रिजर्व में जितना भी प्रॉफिट पड़ा है वो सारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, खरीदने से पहले का, 1 अप्रैल से पहले का प्रॉफिट है। तो सोच रहा हूं जनरल रिजर्व के बारे में एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है, मैं एनालिसिस करूंगा P&L अकाउंट का। बिफोर 1 अप्रैल 2003, आफ्टर 1 अप्रैल 2003, बिफोर 1 अप्रैल 2003 और आफ्टर 1 अप्रैल 2003। आप तो आराम से मुझे बताते जाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस मेरा 22,000 का है, जल्दी से बता दो ये प्री है कि पोस्ट, ये 1 अप्रैल से पहले का है कि बाद का? पहले का है बेटा, 22,000। डन। मुझे करंट ईयर का नेट प्रॉफिट दे रखा है, करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो 1 अप्रैल के पहले का है कि 1 अप्रैल के बाद का है? बाद का। बेटा इसमें आपकी बढ़िया किस्मत यह है कि शेयर आपने साल के पहले दिन खरीदा है, तो आपको करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके भी टुकड़े आपको नहीं करने पड़े। आपको करंट ईयर के प्रॉफिट के टुकड़े नहीं करने पड़े, क्यों? क्योंकि पहले दिन के बाद में सारा का सारा प्रॉफिट ही क्या है? पोस्ट एक्विजिशन। अच्छा, फिर बेटा आपने डिविडेंड बांटा है, लास्ट ईयर डिविडेंड। एक बात बताओ, पिछले साल का जो डिविडेंड है वो किससे बांटा होगा? करंट ईयर के प्रॉफिट से कि पिछले साल के प्रॉफिट से? और बेटा पिछले साल का डिविडेंड तो पिछले साल के प्रॉफिट से ही दिया होगा। तो देख लो मैंने 1 अप्रैल से पहले वाले प्रॉफिट में चार्ज किया है। बेटा पिछले साल का डिविडेंड तो पिछले साल के प्रॉफिट से ही दिया होगा। अच्छा, ये बताओ इंटरिम डिविडेंड होता है करंट ईयर का, तो आप मुझे बताइए इंटरिम डिविडेंड होता है करंट ईयर का, तो जल्दी से बताओ जो इंटरिम डिविडेंड दिया है वो कहां से दिया होगा? वो भी करंट ईयर के प्रॉफिट से दिया होगा। अरे बोलो। और ऐसा करने पर मेरे पास में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और बेटा मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा 13,000 का, और मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा 7,500 का। एक बार मैच कर लेना, तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस 20,500 होना चाहिए। और तुम ध्यान से देख लो 20,500 का पूरा क्लैरिफिकेशन आ गया। प्री वाला प्रॉफिट 13, पोस्ट वाला 7.5, ये आ गया। दिख रहा है सारा प्रॉफिट अलग अलग आ गया। ओके चलो आगे। चलिए बेटा अब बना लीजिए वर्किंग नोट नंबर 5, और वर्किंग नोट नंबर 5 का हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। चलिए बेटा गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करनी है, बहुत आसान है बेटा। कॉलम बना लीजिए अल्फा लिमिटेड, जिसके पास 90% शेयर है। इसमें 2 कॉलम बना लेते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। फिर इधर आ जाएगा बेटा बीटा लिमिटेड। बीटा लिमिटेड के पास 10% शेयर है, सॉरी बीटा लिमिटेड नहीं यार, सॉरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और माइनॉरिटी के पास में 10% शेयर है। एंड लास्ट में आ जाएगा टोटल, लास्ट में आएगा टोटल। सुन रहे हो बेटे? सबसे पहले सुनो, सबसे पहले आप मुझे बताओ आज की तारीख में बीटा लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 60,000 की,
बीटा लिमिटेड के पास जो जनरल रिजर्व है वो है 20,000 का, और जो पी&एल अकाउंट का बैलेंस है बीटा लिमिटेड के पास वो है 20,500 रुपए का। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बीटा लिमिटेड के पास आज की तारीख में 1,05,000 रुपए का हिसाब किताब है। हां जी बेटा, आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आज की तारीख में बीटा लिमिटेड की जो नेट एसेट है वो नेट एसेट 1,05,000 रुपए की है? थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जल्दी से बताओ, जो कैपिटल है वो कैपिटल होती है कि रेवेन्यू? ये प्रॉफिट है कि कैपिटल है? कैपिटल। तो आप मुझे बताइए 60,000 का 10% माइनॉरिटी का है 6, 20,000 का जनरल रिजर्व है, उसका 10% माइनॉरिटी को दे दो 2, 20,500 का पी&एल है, इसका 10% माइनॉरिटी को दे दो 20,050, कुल मिलाकर हो जाएगा 10,050, कुल मिलाकर हो जाएगा 10,050। कोई डाउट? अब हमारे लिए एनालिसिस करो, मेरे पास 90% ओनरशिप है उसका देखो, 90% कैपिटल हो जाएगी 54,000। अब रुक जाओ, जनरल रिजर्व, सवाल में ध्यान से देखो, ये जो 2,000 का जनरल रिजर्व है, ये जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 2003 का है। इसका मतलब भाई साहब ये जनरल रिजर्व ऐसा प्रॉफिट डिनोट कर रहा है जो मेरे शेयर खरीदने से पहले का है। और आप तो जानते हो बेटा, जो प्रॉफिट मेरे शेयर खरीदने से पहले का है वो उस दिन की कैपिटल है, मेरे द्वारा कमाया गया प्रॉफिट नहीं है। तो देख लो, मैंने 90% सीधे कैपिटल में लिख दिया, लेकिन पी&एल को देखो, मेरे खरीदने से पहले का प्रॉफिट है 13,000 का, उसका 90% कैपिटल में डाल दो 11,700, और बेटा बाकी 7,500 का प्रॉफिट है शेयर खरीदने के बाद का, और शेयर खरीदने के बाद जो प्रॉफिट कमाया ये मेरी रेवेन्यू इनकम है 90%। कितना? 6750, 6750। तो आप मुझे जल्दी से जोड़ के बताओ कितना हुआ? 67700। $83 कैसे हुआ यार? 83 कैसे हो गया? 1800 ही तो है बेटा। 54, 1800 और 11,700, 67,500 हो रहा होगा। अच्छा सॉरी, जनरल रिजर्व 18 था, वो जनरल रिजर्व का पैसा 18,000 है, 20,000 का 90% मैंने 2,000 का कर दिया। ओके बोलो कितना आ रहा है? 83,700, और ये रेवेन्यू प्रॉफिट आ रहा है 6750। ठीक है, एक बात बताओ, जिस दिन आपने ये शेयर खरीदे उस दिन नेट एसेट थी 83,700, और जानते हो ये शेयर आपको कितने का पड़ा? कितने का? हाँ जी 101,900। तो आप मुझे बताइए बेटा, मैंने 83,700 की नेट एसेट को 101,900 में खरीदा, मतलब नेट एसेट है कम और मैंने पैसे दे दिए ज्यादा, तो बताओ फायदा है कि नुकसान? नुकसान। और बेटा ये नुकसान है, और ये नुकसान कहां जाएगा? गुडविल में। तो जल्दी बताइए बेटा, गुडविल में नुकसान कितना जाएगा? 18,200। तो लीजिए बेटा 18,200 रुपए का नुकसान जो है वो गुडविल में जाएगा। बेटा आ रहा है समझ में? 18,200 रुपए का जो नुकसान है वो गुडविल में जाएगा। बेटा मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको बात पूरी तरह समझ में आ रही है? बेटा आज देखो, नेट एसेट कम है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ज्यादा है,
तो डिफरेंस तो गुडविल में जाएगा ही जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब आपको सवाल ने पूछा है कि आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। हाँ जी, अब बेटा जी आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, तो शुरू करें। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड ग्रुप, हाँ जी, एज एट 31 मार्च 2004। ठीक है, ये आ गया नोट्स, ये आएगा रुपीस। ये लीजिए बेटा, यहां पे आ जाएगा पॉइंट नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहला आएगा ए, शेयर होल्डर्स फंड्स। और ये लीजिए बेटा, शेयर होल्डर्स फंड्स में सबसे पहला आएगा शेयर कैपिटल। और बेटा शेयर कैपिटल के लिए मैं बनाऊंगा नोट नंबर 1। दूसरे नंबर पे आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके लिए बेटा मैं बनाऊंगा नोट नंबर 2। और तीसरे नंबर पे आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, प्लीज मुझे इस सवाल का बहुत सोच विचार के जवाब देना, जल्दबाजी में जवाब मत देना। यहां पे अल्फा ने बीटा को माल बेचा है, तो सारा का सारा प्रॉफिट अल्फा के पी एंडल में है। और बेटा सारा का सारा प्रॉफिट अगर अल्फा के पी एंडल में है, तो मैं सारा का सारा प्रॉफिट अल्फा के पी एंडल से एक ही बार में हटा दूंगा, मुझे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए, फिर तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के जो पैसे हैं वो मैं डायरेक्टली लिख दूं? लो जी बेटा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पैसे मैंने डायरेक्टली लिख दिए, क्योंकि मुझे इसमें किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं करना है। नंबर 2, नॉन करंट लाइबिलिटीज। बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास एक ही चीज है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके लिए मैं बनाऊंगा नोट नंबर 3, बाद में डिस्कस करूंगा। फिर आएगा पॉइंट नंबर सी, इसमें आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज। और बेटा करंट लाइबिलिटीज के लिए मैं बना दूंगा नोट नंबर 4। और ऐसा करने पर मेरे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल आ जाएगा। सेकंड पॉइंट, एसेट्स। अब एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में बेटा सबसे पहला आएगा ए, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आएगा ए, फिक्स्ड एसेट्स, जिसके लिए मैं बनाऊंगा नोट नंबर 5। इसमें आ जाएगा फर्स्ट टेंजिबल और सेकंड आएगा इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए आ जाएगा नोट नंबर 6।
क्लियर है बात? अच्छा जी, इसके बाद में आ जाइए, और कोई नॉन करंट एसेट मेरे पास नहीं है, तो आप लोग आ जाइए अब पॉइंट नंबर बी, करंट एसेट्स। और बेटा करंट एसेट्स के लिए बना दूंगा नोट नंबर 7। और ऐसा करने पर मेरे पास एसेट्स का भी टोटल आ जाएगा। ठीक, तैयार हो बच्चों? आइए हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथ, नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ जी बेटा, अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहला आएगा शेयर कैपिटल। हाँ जी, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में बेटा मैंने लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 ईच, फुल्ली पेड। बेटा 1-1 रुपए वाले इक्विटी शेयर हैं, फुल्ली पेड अप हैं, ये हो गए 1,80,000 के। बात खत्म। ये लीजिए बेटा 1,80,000 के, बाद खत्म। जल्दी से मुझे बताओ यहां तक समझ में आ रहा है? बेटा आप मुझे बताइए, मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल में बीटा लिमिटेड की शेयर कैपिटल क्यों नहीं जोड़ी? हाँ, क्योंकि आपको पता है मैंने 1,80,000 की कैपिटल लगाई और इन्हीं के पैसों से मैंने सब्सिडियरी कंपनी के शेयर खरीदे। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल में जो पैसा लगा हुआ है वो इसी का तो है, तो हो तो गया कवर इसी में। अच्छा, नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ जी बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो सबसे पहले आप मुझे बताओ जनरल रिजर्व। आप जल्दी से बताओ अल्फा लिमिटेड का जनरल रिजर्व कितने का है? 45,000 का। और जल्दी से बताओ बीटा लिमिटेड का जनरल रिजर्व कितना है? अब आपको मालूम है इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सिर्फ वही जनरल रिजर्व जुड़ेगा जो मेरे खरीदने के बाद का है, जो मेरी कमाई है, जो इस ग्रुप की कमाई है, वो बताओ। कुछ नहीं। तो लीजिए बेटा ये आ गया 45,000। अब बात करेंगे पी&एल की। सबसे पहला देखो अल्फा का पी&एल कितना है। अल्फा के पी&एल अकाउंट में बैलेंस है 36,000। और आप मुझे जल्दी से बताइए बीटा से पी&एल के पैसे कितने मिले? करेंगे ना? किसने मना किया? बताओ बीटा का कितना बीटा से कितना मिला? जल्दी देखो ना वर्किंग नोट में 6750। थोड़ा जल्दी बोलो बेटा, इतना घबरा के क्यों बोल रहे हो? बीटा से मिला 6750। अब आपको सावधानी ये रखनी है कि इसे आउटर कॉलम में नहीं लिखना। और बेटा इसे आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिखना? क्योंकि अभी इसमें स्टॉक रिजर्व के पैसे लेस होने वाले हैं। ठीक है, अभी मत लिखना। चलें आगे, जगह छोड़ दो, 3-4 लाइनों की जगह छोड़ दो और आ जाओ नोट नंबर 3 पर। नोट नंबर 3 क्या है? हां जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और आप ध्यान से देखो बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिर्फ एक ही चीज है, 12% डिबेंचर्स। वो भी किसने इशू कर रखे हैं? बीटा लिमिटेड ने। इनर कॉलम में लिखो 10,000। और बेटा 10,000 लिखने के बाद में 2-3 लाइनों की जगह छोड़ दूं। इतनी जल्दबाजी मत क्या करो नोट्स को बंद करने में। ठीक है, 10,000 लिख के छोड़ दो। बेटा ये 10,000 डिबेंचर पूरे के पूरे अल्फा के पास हैं, तो म्यूचुअल ड्यूज हैं, ये कैंसिल होंगे। 10 है 6 है, अच्छा 6% डिबेंचर्स हैं। ठीक है, आप समझ गए मैंने इसे आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिखा?
क्योंकि ये सारे के सारे डिबेंचर अल्फा के पास हैं, तो म्यूचुअल ड्यूज हैं, कैंसिल करने, जगह छोड़ दो। नोट नंबर 4, करंट लाइबिलिटीज। तो चलिए बेटा, करंट लाइबिलिटीज मुझे बता दीजिए, अल्फा की कितनी है? अल्फा की 39,000, बीटा की 9,500। इसमें किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप आराम से आउटर कॉलम में लिख दो 48,500, नो प्रॉब्लम्स। नोट नंबर 5 है फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले बात करेंगे टेंजिबल की। अब मुझे जल्दी से बताओ, सबसे पहले टेंजिबल कौन सी है, या सबसे पहले इंटेंजिबल लिखूं? क्या लिखूं पहले? टेंजिबल। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मेरे पास कितने की है? सर अल्फा की है 94, बीटा की टेंजिबल एसेट है 96,000। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा ने बीटा को कोई एसेट बेची है, तो एसेट में भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं हो सकता शामिल। जैसे स्टॉक में से अपने घर का प्रॉफिट हटाना पड़ता है, वैसे ही फिक्स्ड एसेट में से भी घर का प्रॉफिट हटाना पड़ता है, पर हाल फिलहाल इसमें ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं है। दोनों मिलाकर हो जाएगा 1,90,000, कोई खास इशू इसमें नहीं है। ओके, इंटेंजिबल में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इंटेंजिबल एसेट्स में बेटा आपके पास एक ही चीज है, दैट इज गुडविल। अल्फा की गुडविल बताऊं, अल्फा की गुडविल है 20,000, बीटा की गुडविल है 6,000। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कंसोलिडेशन वाली गुडविल को अलग दिखाना पड़ता है। कंसोलिडेशन वाली गुडविल बताओ बेटा, ऊपर आपने वर्किंग नोट में निकाली थी ना कंसोलिडेशन वाली गुडविल, ये 18,200, इसे अलग से दिखाना पड़ता है बेटा। कंसोलिडेशन वाली गुडविल है 18,200, कुल मिलाकर 44,200। ये आपकी इकलौती टेंजिबल एसेट है। डन। पॉइंट नंबर 6, हाँ जी बेटा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब आप मुझे जल्दी से बताइए, आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए के हैं? जल्दी देखो जरा, 1,56,000 के, 156, ठीक है। इधर देखो, माइनस इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा। बेटा आपने अल्फा के इक्विटी शेयर में जो इन्वेस्ट किया था वो आपने यहां एडजस्ट कर दिया, और बेटा अगर वहां एडजस्ट कर दिया तो आपको यहां पे हटाना भी तो पड़ेगा बेटा, इधर से। हाँ अच्छा, बीटा आएगा, इक्विटी शेयर ऑफ बीटा। डन। नंबर 2, आप मुझे बताओ, अल्फा ने बीटा के डिबेंचर भी खरीद रखे हैं, तो आप मुझे बताइए क्या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इधर डिबेंचर और इधर इन्वेस्टमेंट आ सकता है क्या? बीटा लिमिटेड के 10,000 के डिबेंचर अल्फा लिमिटेड ने खरीद रखे हैं, तो क्या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इधर डिबेंचर और इधर इन्वेस्टमेंट आ सकता है क्या? नहीं। कैंसिल करना जरूरी है, कर दो। माइनस इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ बीटा। बीटा के डिबेंचर में 10,000 रुपए लगा रखे हैं, कैंसिल करो, कितना बचा?
कितना? 44,100, ठीक है। और गलती ना हो जाए इसलिए हाथों हाथ यहां पे बेटा, उधर मैंने इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर दिया तो इधर डिबेंचर को भी तो कैंसिल करूंगा। माइनस कर दीजिए बेटा म्यूचुअल होल्डिंग, मतलब भाई साहब ये डिबेंचर घर की घर में ही है, कैंसिल कर दिए। हां जी, उधर मैंने 10,000 एसेट साइड में 10,000 इन्वेस्टमेंट में कम कर दिया, लाइबिलिटी साइड में 10,000 डिबेंचर में कम कर दिया, क्योंकि ये सारा डिबेंचर और इन्वेस्टमेंट दोनों घर में ही है, कैंसिल करना जरूरी है। ओके, नोट नंबर 7 है, दिस इज फॉर करंट एसेट्स। जल्दी से बताइए बेटा करंट एसेट कितनी है? अल्फा की बताओ पहले। 30,000। बीटा की बताओ। हाँ 18,000। तो कुल मिलाकर जो करंट एसेट है वो 48,000 की है। आप देख रहे हो मैंने इसे इनर कॉलम में लिखा है। अब थोड़ा दिमाग लगा के समझना सब बच्चे। हाँ जी बेटा, प्लीज 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 थोड़ा सा दिमाग लगाकर एक एक बात को समझना। बेटा जल्दी से ये बताओ कि बीटा लिमिटेड के स्टॉक में 6,000 का माल ऐसा है जो अल्फा ने बेचा हुआ है और उसमें अल्फा का प्रॉफिट है कॉस्ट का 50%। तो आप मुझे बताइए क्या मेरे करंट एसेट में स्टॉक है और स्टॉक में हमारा घर का अल्फा का प्रॉफिट शामिल है? तो हटाना पड़ेगा, माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सुनो, अगर कॉस्ट है 100 की तो प्रॉफिट है 50 और सेलिंग प्राइस है 150। 50 का प्रॉफिट है 150 में, तो बताइए 6,000 के स्टॉक में कितना प्रॉफिट है? बोलो। 2,000। तो ये 2,000 मैंने स्टॉक में से निकाल के अलग कर दिए। ये 2,000 मैंने स्टॉक में से अलग कर दिए। बच्चों तुमको बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब सुनो, अब सारे वर्किंग नोट हो चुके, लेकिन अब ध्यान से सोचो, ये जो 2,000 का प्रॉफिट मैंने स्टॉक में हटाया, तुम बैलेंस शीट को देखो, तुम्हारी बैलेंस शीट में इधर एसेट है इधर लाइबिलिटी है। तुमने एसेट साइड में 2,000 कम किए तो तुम्हें लाइबिलिटी साइड में भी 2,000 कम करने होंगे। अब मेरे को सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, ये 2,000 का प्रॉफिट किसके पास है? अल्फा के पास कि बीटा के पास? अगर ये प्रॉफिट अल्फा के पास है, अगर ये प्रॉफिट अल्फा के पास है तो ये इस अमाउंट में इंक्लूडेड है। लेकिन अगर ये 2,000 का प्रॉफिट बीटा के पास है तो इसके दो टुकड़े हुए बैठे हैं। नहीं आ रहा समझ में? अगर माल अल्फा ने बेचा था तो सारा का सारा प्रॉफिट अल्फा के पास है, और अल्फा के पास है इसका मतलब प्रॉफिट के टुकड़े नहीं हो रखे। तो आप मुझे बताइए क्या पूरा 2,000 का प्रॉफिट इस 36 में है? तो क्या मैं पूरा का पूरा 2,000 का प्रॉफिट यहां पे हटा दूं? माइनस स्टॉक रिजर्व। ये लीजिए बेटा, मैंने पूरा का पूरा 2,000 का प्रॉफिट अपने पी&एल से हटा दिया, तो पी&एल बचा 40,750 का। और बेटा जनरल रिजर्व और पी&एल दोनों को जोड़ दें तो हमारा रिजर्व का टोटल आएगा 85,750 का। 85,750। ठीक है बेटा, एक बार चेक कर लो क्या मैंने सारे के सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए? एक बार चेक कर लो क्या मैंने सारे के सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए? और बेटा अगर मैंने सारे के सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए तो चलो बैलेंस शीट में फिगर्स लिखें। शेयर कैपिटल 1,80,000। रिजर्व एंड सरप्लस बताओ 85,750। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ नहीं है, और बेटा करंट लाइबिलिटीज आएंगी 48,500। बैलेंस शीट का टोटल बताओ
3,24,300, 3,24,300, इज इट ओके? चलो मुझे फिक्स्ड एसेट में बताओ, टेंजिबल कितनी? 1,90,000 की तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। इंटेंजिबल कितनी? 44,200 की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना बचा? 44,100। और करंट एसेट कितनी है? 46,000। अब जल्दी से बताओ बैलेंस शीट का टोटल। 324,300। ये लीजिए बेटा, यहां पर हमारी जो बैलेंस शीट है वो मैच हो गई, और बैलेंस शीट मैच हो गई, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, डन, बात खत्म। चलिए बेटा, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन और ये वाली बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। मैं आपको कल कुछ और एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, और कुछ और एडजस्टमेंट सिखाने के बाद में फिर हम लोग लगातार बहुत सारे सवाल करेंगे, और लगातार बहुत सारे सवाल करेंगे तो अपने को बहुत सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। डन? चलिए ओके बच्चों, दैट्स इट। आज के लिए बात इतनी ही, आगे की बात कल करेंगे। बाय बाय।